नमस्कार दोस्तों। हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम उसके अभियान पढ़ चुके थे, कुछ विद्रोह पढ़ चुके थे और 2 अभियान पढ़ लिए थे हमने। मंगोलों पर बात कर ली थी और रणथंभौर पर बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे भिल्सा अभियान और उसके बाद में देवगिरी अभियान, फिर जलालुद्दीन की हत्या और उसका मूल्यांकन करके और फिर अलाउद्दीन का शासनकाल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग देता हूं मैं। तीसरी हेडिंग रहेगी हमारी। पहली जो 2 हेडिंग थी वो थी आपके एक हेडिंग हमने दी थी मंगोल आक्रमण की और दूसरी दी थी रणथंभौर अभियान की। तीसरी हेडिंग रहेगी वो रहेगी आपके भिल्सा का अभियान। भिल्सा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भिल्सा अभियान। ठीक है। अब देखिए भिल्सा का क्या मामला था। देखो, अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर के अंदर इक्तादार था और वहाँ पे इक्तादार रहते हुए इसने सबसे पहले भिल्सा का अभियान किया। भिल्सा काफ़ी रिच समृद्ध एरिया था और यहाँ पर इस अभियान का मुख्य जो उद्देश्य था वो धन की प्राप्ति था। और फिर भिल्सा को उसने लूटा, अथाह अकूत संपत्ति प्राप्त हुई और इस संपत्ति को वापस कड़ा मानिकपुर लाता है और फिर ये संपत्ति सुल्तान को उपहार स्वरूप या उसके चरणों में अर्पित कर देता है। प्रसन्न होकर, खुश होकर सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी को जो है वो आपके आरिज़ ममालिक पद पर प्रमोट किया और अवध की इक्तादारी उसको सुपुर्द कर दी। तो ये भिल्सा का अभियान था और आगे के दोनों अभियान अलाउद्दीन के द्वारा ही पूर्ण किए जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख लेता हूं। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे कि यह अभियान अलाउद्दीन के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, इसने यहां से काफी मात्रा में धन लूटा तथा मंदिरों को ध्वस्त किया। फिर इन मंदिरों की जो मूर्तियां थी उनको साथ में ले गए, उनको तुड़वाया। तुड़वाने के बाद में बदायूं, दिल्ली, कई सारी मस्जिदों में इन्होंने जो प्रवेश द्वार होता है गेट, वहाँ पे पैरों तले उस जगह पे एक यूँ कहिए कि सीढ़ियों के रूप में यूज़ किया ताकि हर दिन वो पैरों तले मूर्तियाँ दबती रहें। इस प्रकार से कार्य किया इसने, मंदिरों को ध्वस्त किया। ध्वस्त किया। ठीक है, तो एक तो बात याद रखना कि अलाउद्दीन के नेतृत्व में हुआ था। फिर क्या होगा, यह धन, लूट का यह धन जब सुल्तान को सुपुर्द किया तब प्रसन्न होकर सुल्तान ने अलाउद्दीन को आरिज़ ए ममालिक सैन्य विभाग का प्रधान, ये पद बलबन के काल में गठित हुआ था, का पद
तथा अवध की एकता प्रदान की। अवध की एकता प्रदान की। वैसे अरकली खान इससे ज़्यादा योग्य था और अरकली खान से अलाउद्दीन डरता भी था। अलाउद्दीन ने लोकेशन का फ़ायदा लिया। ये हमेशा दिल्ली के निकट क्षेत्रों में तैनात था और अरकली खान मुल्तान के आसपास तैनात था। इस कारण अलाउद्दीन ने दिल्ली के मामलों में हस्तक्षेप भी किया और दिल्ली का सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षाएं भी उसकी जागृत हुई। और अरकली खान मुल्तान में रह गया तो उसकी न तो महत्वाकांक्षाएं रही और न ही दिल्ली के मामलों की इसको ज़्यादा जानकारी रही। अलाउद्दीन ने बाद में जब जलालुद्दीन की हत्या करी और शाही परिवार पूरा दिल्ली से मुल्तान चला गया तो अरकली खान ने मुल्तान में उस परिवार को शरण दी। उसके बावजूद भी अरकली खान ने अलाउद्दीन के विरुद्ध कोई अभियान नहीं किया था क्योंकि वो दिल्ली के मामलों में इतनी दिलचस्पी लेता ही नहीं था। तो लोकेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। इसकी पोस्टिंग हमेशा से दिल्ली के आसपास देखो कड़ा, मानिकपुर, अवध इन क्षेत्रों में रही। तो कड़ा, मानिकपुर के साथ में अवध की एकता, अब ये दिल्ली का आसपास का पूरा एरिया इसके पास में था। और ये जलालुद्दीन क्या अपने आप में एक गलत डिसीजन भी था क्योंकि अगर पड़ोस में या आसपास में कोई शक्तिशाली हो रहा है तो उसका नियंत्रण रखना, उसकी दूरदृष्टि होनी चाहिए थी उसको, बट इतनी थी नहीं। परिणाम ये निकला कि अलाउद्दीन ने ही जलालुद्दीन की हत्या कर दी। तो ये भिलसा का अभियान था। ठीक है, अब अगले अभियान पे आता हूँ, वो है देवगिरी का अभियान। देवगिरी, ठीक है, ये 1296 का अभियान है। और आप ये समझिए कि इस अभियान ने दिल्ली सल्तनत पर शासक कौन बनेगा, शासन कौन करेगा, ये तय कर दिया था। क्योंकि इस अभियान से पूर्व अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन से अनुमति भी नहीं ली थी। अनुमति ली थी तो उसने अनुमति ली थी आपकी चंदेरी की। देवगिरी को लूटने के बाद में अकूत संपत्ति प्राप्त हुई। फरिश्ता पूरी संपत्ति का ब्यौरा देता है और इतनी संपत्ति प्राप्त भी थी उसको कि उस संपत्ति को यूज करके उसने सारे अधिकारियों के मुख बंद कर दिए थे। बड़ी संख्या में सेना की भर्ती कर दी थी। और बर्नी कहता है कि एक अति व्यय करने के बावजूद भी फिरोज शाह तुगलक तक वो संपत्ति शेष बची थी। इतना देवगिरी से इसने लूटा था। देवगिरी के लोगों को पता भी नहीं था कि मुसलमान होते क्या है। वो हमेशा से रामचंद्र देव यादव था, उसके अधीन वो क्षेत्र था और बहुत ही समृद्ध क्षेत्र, पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, आजकल महाराष्ट्र में है ये, दौलताबाद के आसपास क्षेत्र का। तो वो क्षेत्र हमेशा से बचा हुआ सुखद एक समृद्ध क्षेत्र था। आराम से जनता रहती थी और जिसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था और बड़े संतोषी लोग होते थे, खुद का देखते थे, खुश रहते थे, सुरक्षा व्यवस्था पे कभी ध्यान नहीं दिया। और जब सुरक्षा व्यवस्था पे ध्यान नहीं देते हो और आक्रांताओं की, दरिंदों की जब नज़र आप पर पड़ेगी तो आपका धन, दौलत, संपत्ति ये सब किसी दूसरे के हो जाते हैं अगर आप अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते हो। तो ये देवगिरी के साथ में भी हुआ। अलाउद्दीन ने जब देवगिरी किले का घेरा डाला, देवगिरी शहर को लूटा पहले तो, फिर किले का घेरा डाला, तो रामचंद्र देव ने संधि प्रस्ताव भेजा। बिना लड़ाई, अफवाहों में आ गया था। लेकिन सिंहन देव, शंकर देव भी कहते हैं, उसने लड़ने का निर्णय लिया। पैर उखाड़ दिए थे उसने अलाउद्दीन खिलजी के, परंतु नुसरत खान जलेसरी का कुछ पीछे से रीइंफोर्समेंट मिलता है और ये लोग पराजित हो जाते हैं, शंकर देव और ये सब, रामचंद्र देव। फिर इनके बीच में संधि होती है, पुत्री की शादी इनसे करनी, अलाउद्दीन से करनी पड़ती है और एलिचपुर जैसे क्षेत्र का वार्षिक राजस्व भेजने की शर्त पर हस्ताक्षर होता है और लूटपाट अलग। और ये सारा धन लेकर वो वापस कड़ा और मानिकपुर गया। और जब सुल्तान बना तो उसके बाद में देवगिरी का फिर अभियान किया गया। ये सल्तनत के किसी भी शासक के द्वारा दक्षिण में किया गया पहला अभियान था।
जो जलालुद्दीन के काल में हुआ और अलाउद्दीन ने किया था। तो अगर ये सवाल आए कि सल्तनत का पहला अभियान जो दक्षिण भारत को हुआ या विंध्याचल के पार हुआ, तो वो जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। देवगिरी का अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी ने था। ठीक है, परीक्षा में अब आता भी है किया किसने, किसके काल में हुआ, तो दोनों उत्तर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, देवगिरी कहाँ पे है, तो देवगिरी यहाँ पे आया हुआ है। ये है देवगिरी, महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ पे आप नोट करके डाल सकते हो। दक्षिण भारत अथवा विंध्याचल के, देखो उत्तर भारत और दक्षिणी भारत का विभाजन विंध्याचल से हुआ है। विंध्याचल का ऊपरी भाग उत्तरी भाग कहलाता है और नीचे और दक्षिणी भाग कहलाता है। तो विंध्याचल के दक्षिण में सल्तनत काल का पहला अभियान 1296 में जलालुद्दीन के काल में अलाउद्दीन द्वारा किया गया। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न मैंने कई बार परीक्षा में पूछते हुए देखा है और कई बार क्या सामान्य तथ्य गलत हो जाता है हमारी नासमझी के कारण या गौर नहीं किए जाने के कारण। तो यहाँ पे देवगिरी आया हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे और ये आपकी विंध्याचल आ जाता है। ठीक है, फिर नर्मदा नदी आती है, फिर सतपुड़ा आती है, फिर ताप्ती नदी आ जाती है और यहाँ पे आया हुआ है देवगिरी का इलाका। क्लियर, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब अलाउद्दीन ने चंदेरी का अनुमति चंदेरी की ली थी और अभियान जो है वो देवगिरी पे किया, क्योंकि देवगिरी की अनुमति शायद ना मिलती उसको और सारी झूठी सूचनाएं जलालुद्दीन तक पहुंचाता गया कि अब सुल्तान जो है अलाउद्दीन वहाँ पहुँचा है, ये किया वो किया, जबकि सारी झूठी सूचनाएं थी। चंदेरी का कह के देवगिरी को लूटा था। लूटने के बाद जब वापस कड़ा मानिकपुर आया तब इसने अपने भाई अलमास बेग, ठीक है, अलमास बेग जिसको अल्प खान की उपाधि दी गई बाद में, अलमास बेग के जरिए एक खत लिखवाया। एक बड़ा कुटिल ये कहिए कि एक हम क्या कह सकते हैं उस खत को, बड़ा एक षड्यंत्र भरा खत लिखवाया जिसमें क्या लिखा कि आपकी आज्ञा के बिना देवगिरी जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी और मुझे बहुत ही रिग्रेशन हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है और मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं शांत एक ही स्थिति में हो सकता हूँ कि सुल्तान कड़ा मानिकपुर आए और मुझे और इस पूरे धन को दिल्ली ले जाए तो मुझे शांति मिलेगी। इस पर सुल्तान कड़ा मानिकपुर रवाना होता है। बर्नी क्या लिखता है कि मौत बाल खींचकर उसको कड़ा ले जा रही थी, मौत बाल खींचकर उसको कड़ा ले जा रही थी। वो कड़ा मानिकपुर आया, जब वो आया तब उस तक उसने अपना मानिकपुर में पूरा का पूरा कार्यालय सेट कर दिया था। फिर वापस एक संदेश भिजवाया। जब वो कड़ा पहुंचा तो ये कहा कि भाई
अलाउद्दीन ने अपना कार्यालय मणिकपुर ले लिया है, तो आप मणिकपुर चलिए। सेना को साथ नहीं लेना, क्योंकि अलाउद्दीन को इस बात का डर है कि जलालुद्दीन उसे मार देगा, इसलिए सेना को आप यहीं छोड़ दीजिए। सेना को वहीं छोड़ दिया। निहत्था व्यक्ति गंगा पार करके जब आपके मणिकपुर पहुंचता है तो वो वहाँ देखता है कि अलाउद्दीन ने सेना सुसज्जित कर रखी थी, और वहीं पे अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद में स्वयं को शासक घोषित कर दिया। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। अलाउद्दीन ने सुल्तान से चंदेरी आक्रमण की। अनुमति लेकर देवगिरी पर आक्रमण किया। ठीक है, इस समय देवगिरी का शासक यादव रामचंद्र देव था। ठीक है, रामचंद्र देव था। इस अभियान में सुल्तान को अंधेरे में रखने हेतु अभियान की जितनी भी जो झूठी सूचनाएं थी, एक भी सूचना यूं कहिए कि ठीक नहीं थी, ये सारी की सारी झूठी सूचनाएं अलग मुल्क के द्वारा अभियान की झूठी सूचनाएं अलाउ मुल्क द्वारा सुल्तान तक निरंतर पहुंचाई गई। ठीक है, अब आगे देखो क्या हुआ। रामचंद्र देव ने समझौते का निर्णय लिया, परंतु पुत्र सिंहनदेव जिसे शंकरदेव भी कहा जाता है, सिंहनदेव ने युद्ध का निर्णय लिया। ठीक है, सिंहनदेव व अलाउद्दीन के मध्य भीषण युद्ध हुआ। ठीक है,
नुसरत खां की सहायता से अलाउद्दीन विजयी हुआ। ठीक है, विजयी हुआ, दोनों के मध्य संधि हुई, दोनों के मध्य संधि हुई। ठीक है। संधि, हाँ, एक संधि में एक पक्ष हारा हुआ होता है, एक जीता हुआ होता है, और समझौते में दोनों पक्ष बराबरी पे लेवल पे बात करते हैं। एक दोनों की शर्तें होती है एक दूसरे की, और दोनों एक दूसरे की शर्तों पे हस्ताक्षर करते हैं। संधि में दूसरा पक्ष ही हस्ताक्षर करता है, शर्तें सारी एक पक्ष की तरफ से होती है। तो समझौता बहुत बड़ी बात होती है, बराबरी का मामला होता है। संधि हमेशा अपमानजनक होती है, ऐसा एक सामान्य सा है। ठीक है, आगे देखिए संधि क्या हुई। संधि के अंदर क्या था, इस संधि में पहला पॉइंट ये था कि एलिचपुर का वार्षिक राजस्व अलाउद्दीन को भेजा जाएगा। हर वर्ष भेजा जाएगा। ठीक है, और झत्यवती की, जो कि आपके सिंहन देव की बहन कह सकते हो आप उसको, या इसकी पुत्री कह सकते हो आप, रामचंद्र देव की पुत्री सत्यवती का विवाह अलाउद्दीन से किया गया। अलाउद्दीन की आयु भी उसमें बहुत ज़्यादा नहीं थी, 30 वर्ष ही थी। 1266 में अलाउद्दीन का जन्म हुआ था सिरसा के अंदर। ठीक है, का विवाह अलाउद्दीन से किया गया। ठीक है, इस प्रकार देवगिरी को लूटकर यहां से अकूत संपत्ति अलाउद्दीन लेकर कड़ा मनिकपुर आ जाता है। ठीक है, और इसी संपत्ति ने इसको सुल्तान बनाया था। इस संपत्ति का विवरण फरिश्ता क्या लिखता देखिए। फरिश्ता ने कुछ ज़्यादा ही लिख लिया है, लेकिन हमें बस थोड़ा सा स्टेटमेंट देखना है, दिमाग में रखना है कि फरिश्ता लिखना है कि 600 टन सोना 7 मण मोती, 600 टन सोना 7 मण मोती और प्राप्त हुई। बहुत सारी और भी चीजें हैं, तो सारी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बरनी क्या लिखता है, अत्यधिक व्यय करने के बाद भी, अत्यधिक व्यय करने के बाद भी फिरोज शाह तुगलक, FST लिख रहा हूं मैं, के काल तक यह संपत्ति
यह संपत्ति रही। ठीक है, इतनी बड़ी मात्रा में इसने जो है वो संपत्ति हासिल की। ठीक है, ये देवगिरी का अभियान था। अब इस देवगिरी के अभियान में के बाद ये इसके जीवन का आखिरी अभियान था जलालुद्दीन खिलजी के। और अब ये क्या करेगा, अब ये आपके जलालुद्दीन की हत्या की प्लानिंग करेगा। ठीक है, अब आगे मैं बात लिख रहा हूं। ठीक है, पुनः अब जब पुनः कड़ा आ गया तो उसके बाद में अलमास बेग के माध्यम से, अलमास बेग इसका छोटा भाई था, और इसके माध्यम से एक कपट पूर्वक लेख है वो लिखवाया और जलालुद्दीन खिलजी को भेजा। उस खत में लिखा क्या था कि मुझे आपकी अवज्ञा करने का बहुत ही शौक है, दुख है, और मैं इस पश्चाताप के साथ आत्महत्या करने की स्थिति में हूँ, अशांत हूँ। यह शांति मुझे तभी मिलेगी जब आप कड़ा आओगे और यहाँ से मुझे और इस संपत्ति को दिल्ली ले जाओगे। ये लेख लिखवा है। उसके बाद जलालुद्दीन आता है और फिर जलालुद्दीन की हत्या होती है। पुनः कड़ा पहुंचने के बाद अलाउद्दीन ने अलमास बेग, अब ये देखो मैं सारी बातें आगे लिखवा चुका हूँ, अलमास बेग कौन था। इसलिए मैं जब भी कोई पदाधिकारी वगैरह लिखवाता हूँ ना, तो वो इसीलिए लिखवाता हूँ कि आगे वो कई जगह पे उसका उल्लेख होने वाला है। बाकी कई सारे चुने गए थे अधिकारी, बट मैं उन्हीं के नाम लिखवाता हूँ जो आगे बार बार रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, अलमास बेग के माध्यम से सुल्तान को खत भिजवाया, जिसमें लिखा था कि, अगली स्लाइड में आ रहा हूं, आप इसको लिखिए, जिसमें लिखा था कि मुझे आपकी अवज्ञा करने का दुख है। मैं आत्महत्या करूंगा। मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप कड़ा आओगे तथा मुझे साथ में दिल्ली ले जाओगे। ठीक है, यह खत पढ़ने के बाद, अच्छा एक बात हम यहाँ भूल रहे हैं कि ग्वालियर के अंदर अहमद चप के द्वारा इस अभियान की जानकारी सुल्तान को पहले ही दे दी गई थी। तो सुल्तान को पता चल गया था कि मेरी अवज्ञा हुई, इसलिए इसने एक खत लिख के काम किया। तो मैं ये बात भूल गया था, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ जगह नहीं है,
यहाँ लिख लेता हूँ। देवगिरी अभियान की जानकारी सुल्तान को अहमद चप द्वारा ग्वालियर में दी गई थी। चप ने कठोर कार्रवाई का सुझाव दिया था। कठोर कार्यवाही का सुझाव दिया था, जिस पर सुल्तान ने चप को उल्टे डांट दिया था। ठीक है। तो चप को उल्टे डांट दिया था इसने। हाँ, वापस मैं लिख रहा हूं। यह खत के बाद सुल्तान कड़ा के लिए निकलता है। निकलता है। बरनी क्या लिखता है यहां पे कि उसकी मौत बाल खींचकर उसे ले जा रही थी। ठीक है। उसकी मौत बाल खींचकर उसको उस तरफ ले जा रही थी। ठीक है। निकलता है। जब कड़ा पहुंचा तब तक अलाउद्दीन ने अपना केंद्र मणिकपुर स्थापित कर दिया था। मणिकपुर स्थापित कर दिया था। कर दिया था। ठीक है। स्थापित कर दिया था। इस स्थिति में सुल्तान निहत था। निहत इसलिए कि इसमें भी इसकी साजिश थी। कह दिया था कि भाई सुल्तान अलाउद्दीन जो है वो एक डरा हुआ है कि अगर आप सेना लेके जाओगे तो उसको ये लगेगा कि मेरी जो है वो मृत्यु हो जाएगी, मुझे मारने की साजिश हो सकती है, प्लान हो सकता है। इसलिए उसको कहा गया कि आप जो है अपनी सेना है वो यहीं छोड़ के आगे जाइए, तभी हम जो है वो शासक जो है या यूँ कहिए कि अलाउद्दीन को एक प्रकार से भय नहीं रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से उसने क्या किया कि उसको मणिकपुर बुला लिया। ठीक है। और अब सुल्तान, इस स्थिति में सुल्तान निहत था, मणिकपुर पहुंचता है। मणिकपुर पहुंचता है। यहां पर नुसरत खान का संकेत मिलते ही
संकेत मिलते ही समाना के सूबेदार सलीम, अब्दुल सलीम, अब्दुल मोहम्मद है, अब्दुल सलीम ने तलवार से वार किया। ठीक है, मरा नहीं था। उस समय इसके मुंह से शब्द यही निकला कि दगाबाज अलाउद्दीन, ये तूने क्या कर दिया कि। और फिर हुड ने है वो इख्तियारुद्दीन हुड ने दूसरा वार करके उसका सिर है वो धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, मैं इसको पैरा छोड़ के लिख रहा हूँ, पैरा छोड़ के क्या, सॉरी, इसको चेंज कर रहा हूँ स्लाइड को। ठीक है, इस वार के बाद पूरा मरा नहीं था, आधा ही मरा था। दगाबाज अलाउद्दीन, यह तूने क्या किया। ठीक है, इसी समय इख्तियारुद्दीन हुद ने सुल्तान की हत्या कर दी। सुल्तान की हत्या कर दी। तत्पश्चात उन्नाव में आए थे सारे, फखरुद्दीन को छोड़कर शेष सभी सुल्तान के शेष छोड़कर सुल्तान के सभी समर्थकों की या साथ आए जो अधिकारी थे, सभी अधिकारियों की हत्या कर दी। अधिकारियों की हत्या कर दी। ठीक है, हत्या कर दी। और इस हत्या के बाद में, हत्या कर दी उसके बाद में इसने अपने जो विश्वास पात्र थे उनको है वो मुख्य सेनापति का दर्जा दिया और यहीं पर अपना राज्याभिषेक करवाया। और फिर 2 भागों में सेना बांट के दिल्ली की ओर कूच किया। ठीक है, हत्या करने के बाद हत्या कर दी गई। ठीक है, अब इस हत्या के बाद में नियुक्तियां जो है ना वो तो बाद में होगी, उससे पहले इसका राज्याभिषेक हो जाएगा। और राज्याभिषेक 22। इस हत्या के बाद उसी समय 20 जुलाई 1296 में यहीं पर कड़ा में स्वयं को सुल्तान घोषित किया। स्वयं को
सुल्तान घोषित किया। ठीक है। और इसी समय दिल्ली के अंदर जलालुद्दीन की जो विधवा थी, अहमद शक बड़ी मुश्किल से पहुंच गया था दिल्ली, उसने सारी सूचना दे दी और विधवा जो थी जलालुद्दीन की, मलिक जहाँ मतलब मुख्य रानी, उसने कदर खान जो सबसे छोटा पुत्र था उसको सुल्तान घोषित कर दिया। 1 महीने तक वो सुल्तान भी रहता है। ठीक है। कड़ा में स्वयं को सुल्तान घोषित किया। तत्पश्चात अपने समर्थकों को या अपने सेनापतियों को तत्पश्चात अपनी सेना का गठन किया। अब इस सेना के गठन में उसने उस धन का खूब उपयोग किया जो उसको देवगिरी से मिला था। सेना का गठन किया। ठीक है। 4 मुख्य सेनापति बनाए। ठीक है। 4 मुख्य सेनापति जो हम कई बार पढ़ते भी हैं। नुसरत खान का नाम पढ़ते हैं, जैसे अलमास बेग था। अलमास बेग, अल्प खान नहीं, अलमास बेग को उलूप खान की उपाधि थी। ठीक है। अलमास बेग के बाद में हिजाबुद्दीन इसे उपाधि दी जफर खान की। ठीक है। और इसके अलावा मलिक संजर इसका ससुर था। ससुर नहीं, संजर। ठीक है। इसको उपाधि दी अल्प खान की। और नुसरत खान जलेसरी, इसका नाम तो यही रखा। खान जलेसरी, ये चारों इसके सेनापति हो गए। ठीक है। 4 सेनापति। ये सेना का गठन किया। तत्पश्चात सेना को 2 भागों में बांटकर दिल्ली कूच किया। ठीक है। कूच किया। सेना के 2 भाग कौन से करे? एक स्वयं व नुसरत खान, ये बदायूं के रास्ते गए, और नुसरत खान के नेतृत्व में दूसरी सेना अलीगढ़ के रास्ते गई। अलीगढ़ के रास्ते। ठीक है। अब देखिए, हम थोड़ा लंबा खिंच गए हैं। देवगिरी अभियान के बाद में हमें हेडिंग देनी थी एक, यहाँ पे हेडिंग देनी थी मुझे। आप दे देना हेडिंग भले, नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा। जलालुद्दीन की हत्या और अलाउद्दीन का राज्याभिषेक, उस टाइप से हेडिंग आप दे सकते हो। नहीं दोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब आगे देखो क्या हुआ। जलालुद्दीन की हत्या की सूचना अहमद चप द्वारा जलालुद्दीन की
मलिका जहां, मलिका जहां मतलब मुख्य रानी, मलिका जहां को दी गई, को दी गई। ठीक है, जब इसको सूचना दी तो इस मलिका जहां को बरनी कई बार मूर्ख महिला कहता था, अति मूर्ख। हाँ, को दी गई। तब इसने, बड़ा पुत्र तो मर गया था, बीच वाला मुल्तान में सेट था, अब छोटे वाला ही बचा था। इसने अपने पुत्र कदर खान को सुल्तान घोषित किया। कदर खान सुल्तान घोषित किया और रुकनुद्दीन इब्राहिम की उपाधि दी। रुकनुद्दीन इब्राहिम की उपाधि दी। उपाधि दी। ठीक है। तत्पश्चात किलूगढ़ी छोड़ दिया। तत्पश्चात किलूगढ़ी तो क्या, कुश के जो लाल महल था, है ना, वो छोड़ दिया था। तत्पश्चात कुश के लाल कुश के लाल में तो ये नहीं थे ना, किलूगढ़ी में थे, सॉरी, ये किलूगढ़ी में रहती थी। किलूगढ़ी त्याग कर कुश के शब्द मतलब हरे महल में शिफ्ट हो गए। कुश के सब्ज मतलब हरा महल। ठीक है, कुश के सब्ज में रहने लगे। यहीं से मलिक ए जहां ठीक है पुत्र के नाम से शासन करती रही। पुत्र के नाम से शासन करती है। शासन करती है। मां से नाराज होकर उसका जो बेटा था अरकली खान, उसने मुल्तान में रहने का ही निर्णय किया, क्योंकि वो मां से दुखी था। ठीक है, मां से नाराज होकर अरकली खान ने मुल्तान में रहने का निर्णय किया। यह अलाउद्दीन के लिए शुभ था, क्योंकि एक यही व्यक्ति था जिससे अलाउद्दीन डरता था। यह अलाउद्दीन के लिए एक खुश खबर थी। के लिए खुश खबर थी, क्योंकि अलाउद्दीन केवल अरकली खान से ही भयभीत था। ठीक है,
अरकली खान को पूर्व का रुस्तम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पूर्व का रुस्तम, छुपा रुस्तम होता है ना, वैसे रुस्तम का क्या मैटर है। रुस्तम बेसिकली ईरान का एक योद्धा था, ठीक है ना, जो जील का पुत्र था और बहुत लड़ाकू था। इसका बेटा सोहराब भी था, तो रुस्तम सोहराब के ऊपर कई नाटक भी लिखे गए हैं। तो ये इसका उल्लेख फिरदौसी कृत शाहनामा में हुआ है, ठीक है। मैं इसको भी लिख लेता हूँ। ईरान का योद्धा, जील का पुत्र और फिरदौसी के शाहनामा का पात्र, फिरदौसी के शाहनामा का पात्र। ठीक है। तो इस तरह से अब 1 महीने तक रुकनुद्दीन शासन करता है, रुकनुद्दीन इब्राहिम। और अब दिल्ली पहुंच जाता है अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन ने दिल्ली पहुंचते ही वहाँ पे अधिकार कर लिया और ये शाही परिवार यहाँ से मुल्तान चला गया। ठीक है, तो इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है। अब आगे क्या हुआ? अब आगे अलाउद्दीन है वो विशाल सेना के साथ अलाउद्दीन अक्टूबर 1296 में दिल्ली में प्रवेश करता है। ठीक है। दिल्ली में प्रवेश करता है और बलबन के लाल महल में पुनः राज्याभिषेक करवाता है। इस समय खुतबे में अपना नाम लिखवाया, सिक्के चलाए, और मुजफ्फर अलाउद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि ली। मुजफ्फर अलाउद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि ली। मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि ली। ठीक है। अब शाही परिवार जो था, शाही परिवार दीन हालत में दिल्ली से मुल्तान पलायन कर जाता है। अरकली खान के पास कर जाता है। ये लिखता है इसामी। परिवार पूरा यहाँ से जान बचा के भाग गया, क्योंकि उनको पता था कि अब अलाउद्दीन छोड़ने वाला नहीं किसी को भी, सबकी हत्या तय थी। ऐसी स्थिति में पूरा परिवार जो है वो दिल्ली से निकलता है और कहाँ चला जाता है? मुल्तान चला जाता है। ठीक है। और इस तरह से अलाउद्दीन ने जो है वो सत्ता हड़प ली और जलालुद्दीन खिलजी जो है वो आपके यूं का ये कि मार दिया गया। अब
आगे क्या हुआ, अब लास्ट बात हम लिख लेते हैं और फिर जलालुद्दीन पूरा हो जाएगा। ठीक है, जलालुद्दीन का मूल्यांकन। दिन का मूल्यांकन, बस देवगिरी अभियान ने अलाउद्दीन को शासक बना दिया था और लास्ट में जलालुद्दीन का मूल्यांकन कर लेते हैं। के.एस. लाल क्या लिखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उनमें सबसे अयोग्य शासक ये था। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट के.एस. लाल का, कोई भी व्यक्ति राज मुकुट धारण करने के लिए इतना अयोग्य नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति जिसने राज मुकुट धारण किया वो इतना अयोग्य नहीं था, अयोग्य नहीं हुआ जितना जलालुद्दीन था। ठीक है, एस.बी. पांडे क्या लिखते हैं, दिल्ली सल्तनत में या सल्तनत में पहली बार इसने उदार निरंकुशतावाद की नीति अपनाई थी। मतलब उदार भी था और निरंकुश भी था, नीति अपनाई। ठीक है, बरनी क्या कहता है, उसके लिए राजत्व जो है वो एक धोखा था। राजत्व उसके लिए धोखा था, राजत्व की बात ही नहीं समझता था वो, उसके लिए धोखा था, वो वैभव अस्थायी। ठीक है, इसके अलावा हबीबुल्ला, अशोक की तरह हबीबुल्ला क्या कहता है कि सम्राट का हृदय, सुल्तान का हृदय अशोक के समान था, अशोक के समान था। ठीक है, और एस रॉय क्या कहते हैं, एक कुपात्र सुल्तान के रूप में आया और भद्र पुरुष के रूप में कार्य किया। में आया वह भद्र पुरुष रूप में कार्य किया। ठीक है, तो ये 6 साल का एक कार्यकाल था जलालुद्दीन खिलजी का। और अब अलाउद्दीन की काफ़ी बातें हमने कर दी है, तो अब हम आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, जलालुद्दीन पूरा हो जाता है और किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। हालांकि परिचय हमने काफ़ी कुछ लिख लिया है, फिर भी जो बातें नहीं लिखी हैं वो फिर लिख लेते हैं और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर डिटेल से बात करते हैं हम। ठीक है।